हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देना। आइए हम चर्चा करते हैं मुस्लिम विवाह के बारे में, अर्थात निकाह एवं 3 तलाक के बारे में। मुझे एक सर ने कमेंट किया है कि क्या ये सब रूल हिंदू के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, कि मुस्लिम लोगों ने चर्चा शादी करते हैं करके कमेंट किया। उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो मुस्लिम लॉ के अनुसार मुस्लिम विवाह अर्थात निकाह कैसे होता है, अर्थात मुस्लिम निकाह एक संविदा के रूप में होती है, जबकि हिंदू विवाह एक संस्कार के रूप में, अर्थात 7 फेरा लेते हैं तब हिंदू विवाह होता है। अर्थात इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक लड़की पक्ष और एक लड़का पक्ष। दोनों पक्षों में 5-5 गवाह होते हैं और एक मौलवी होते हैं, मौलाना। वही दोनों पक्ष की शादी कराते हैं। अर्थात मंडप के नीचे एक साइड लड़की पक्ष वाले बैठे रहते हैं और दूसरी साइड लड़का पक्ष वाले। अब लड़का पक्ष के जो मौलाना होते हैं वो लड़की से पूछते हैं कि क्या आप मोहम्मद खान से निकाह करना कबूल करते हैं। तो लड़की पक्ष अर्थात दुल्हन हाँ बोलेंगे। फिर दोबारा पूछेंगे कि क्या आप मोहम्मद खान से निकाह करना चाहते हैं, हाँ बोलेंगे। फिर तीसरा बार पूछते हैं कि क्या आप मोहम्मद खान से निकाह करना चाहते हैं। तो तीसरी बार भी यदि हाँ बोलते हैं तो फिर लड़का पक्ष को पूछा जाता है, लड़की पक्ष के मौलाना ने, कि क्या आप बेगम से निकाह करना कबूल करते हैं। तो हाँ बोलेंगे। फिर दोबारा पूछेंगे मौलाना कि क्या आप बेगम से निकाह करना कबूल करते हैं। तो हाँ बोलेंगे। फिर तीसरी बार पूछते हैं कि क्या आप बेगम से निकाह करना कबूल करते हैं। तो हाँ बोलेंगे। तब दोनों पक्षों का निकाह हो जाता है। यदि लास्ट बार में यदि ना बोल देने से निकाह नहीं होता है, फिर उसके बाद दोनों पक्षों के जो 5-5 गवाह रहते हैं, अर्थात उनके मम्मी पापा जो भी रिश्तेदार हों, 5-5 गवाहों की साइन ली जाती है। उसके बाद प्रमाण पत्र मिल जाता है, अर्थात रसीद दिया जाता है और दोनों पक्षों की साइन ली जाती है। उसके बाद निकाह हो जाता है। अब निकाह होने के बाद मेहरदान की राशि लिखी जाती है। किसके द्वारा? मौलाना के द्वारा। उसमें यह लिखा जाता है कि यदि दोनों पक्ष के बीच में तलाक होता है तो उस मेहर की राशि को अदा करने पर ही तलाक होगा। यदि मेहर की राशि अदा नहीं की जाती है तो तलाक नहीं होगा। अर्थात इतना पैसा देना है करके उसमें लिखी जाती है। अर्थात दोनों पक्षों के बीच में तलाक ना हो करके रकम को लिखा जाता है, ताकि उस रकम को अदा किए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसे बंधन पत्र टाइप लिखा रहता है। इसलिए उसे एक अवरोध के लिए मेहर की राशि लिखा जाता है। यदि मान लिया जाए लड़की अपने मर्जी से तलाक लेते हैं तो उसमें लड़का द्वारा लड़की को मेहर की राशि प्रदान नहीं की जाती है, और लड़का तलाक लेते हैं तो लड़की को मेहर की राशि देना ही पड़ेगा, तभी तलाक होगा, ताकि वो अपना जीवन यापन भरण पोषण कर सके। अब आते हैं मुस्लिम लॉ के अनुसार इसमें 3 तलाक कैसे होता है। तो पहला ये है तलाक ए सुन्नत, जिसमें 2 भाग हैं, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। और अगला पॉइंट है तलाक ए बिद्दत। तो तलाक ए अहसन में यदि दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है या मासिक रूप से दोनों परेशान होते हैं तो उन दोनों को 90 दिन के लिए अलग रहना पड़ता है। यदि 90 दिन के अंदर दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुआ, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो 90 दिन के बाद तलाक ले लिया जाता है और तलाक के बाद उसे मेहर की राशि प्रदान की जाती है। यदि
दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो तलाक नहीं होता है। इसे लीगल रूप से मान्यता प्राप्त है। दूसरा पॉइंट है तलाक ए हसन, अर्थात इसमें दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है, अर्थात दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, दोनों के बीच में मारपीट होता है, तो पत्नी अपने मायके चली जाती है, तो वहाँ 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 30 दिन में यदि दोनों पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है तो तलाक आगे नहीं बढ़ेगा। यदि 30 दिन के बाद मौलवी साहब द्वारा दोबारा पूछा जाएगा कि आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों का जीवन बर्बाद होगा, आप लोग एक हो जाएं करके समझाया जाता है। यदि समझाने के बावजूद भी नहीं मानते हैं तो फिर 30 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 30 दिन के बीच में भी दोनों पक्षों को, पति पत्नी पक्ष को समझाया जाता है। यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनका आगे 30 दिन का टाइम बढ़ जाता है। उसके बाद मौलवी साहब द्वारा फिर से समझाया जाता है कि आप लोग एक हो जाओ, बच्चे हैं करके दोनों पक्ष को समझाते हैं। फिर भी यदि दोनों पति पत्नी नहीं मानते हैं तो तलाक हो जाता है। यदि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो तलाक नहीं होता है। यदि समझौता ना होने पर तलाक होगा तो लड़का पक्ष द्वारा लड़की को मेहर की राशि प्रदान करेगा और तलाक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत में कोई गवाही नहीं होता है और ना ही कोई सबूत होता है। इसमें व्हाट्सएप से भी 3 बार तलाक 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 करके बोलने से तलाक हो जाता है, ईमेल से भी तलाक होता है, फेसबुक से भी तलाक होता है और फ़ोन से भी तलाक होता है। 3 बार तलाक 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 बोल देने से तलाक हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में मुस्लिम लॉ के अनुसार इसमें निकाह होने के बाद यदि तलाक होता है तो तलाक होने के बाद वह दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं? 2 साल तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। 2 साल के बाद यदि वह अपने पूर्व पति से दोबारा विवाह करना चाहते हैं तो मुस्लिम विधि में दोबारा विवाह नहीं कर सकते हैं। उनका हलाला किया जाता है। हलाला मतलब दूसरे पुरुष से उसे शादी करना पड़ता है, किनको? लड़की को। उसके बाद वो दूसरा पुरुष यदि उस लड़की को तलाक देता है तो वह अपने पूर्व पति से शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि यदि वो दूसरा पुरुष से शादी करते हैं कि मैं आपसे शादी करूँगी, उसके बाद मुझे एक दिन में तलाक दे देना, ऐसा करके यदि करार करते हैं और सामने वाला यदि तलाक नहीं देता है, नहीं मैं रखूँगा बोल के बोलेंगे, तो वो दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उन लोग जो ज़्यादा उम्र का हो जाते हैं यानी कि बुढ़ापा में आ जाते हैं, उन लोगों से शादी कर लेते हैं। जो चल फिर नहीं सकते हैं उसके पास एक दिन के लिए शादी कर लेते हैं। तो एक दिन के लिए शादी करते हैं तो उनके पूर्व पति और लड़की ये कहते हैं कि मैं एक दिन के लिए आपके साथ शादी करूंगी, दूसरा दिन आप मुझे तलाक दे देना करके करार किया जाता है। तो सामने वाला ये सोचते हैं कि वो भी मजबूरी में रहता है, उसे पैसा चाहिए रहता है, तो वो पैसा का डिमांड करता है, मेरे को इतना पैसा दे तो मैं शादी कर लूँगा और कल तलाक दे दूँगा करके। तो फिर दोनों पक्ष के बीच में शादी होता है, लड़की का और जो पुराना बुजुर्ग रहेगा उसके साथ शादी कर दिया जाता है। शादी करने के बाद वह दूसरा दिन तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद वह अपने पूर्व पति से दोबारा निकाह कर सकते हैं। इसी को हलाला कहते हैं। इसमें तलाक ए अहसन एवं तलाक ए हसन को जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, इसे अच्छा तलाक माना गया है। इसके बाद सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये हुआ था कि सायरा बानो
उत्तराखंड की रहने वाली थी। उनकी शादी सन 2002 में रिजवान अहमद से हुआ था। सायरा बानो सन 2015 में अपनी मम्मी पापा के घर अपने मायके गई थी। उस समय उनके पति रिजवान अहमद ने उसे पत्र लिखा था। उसमें 3 बार तलाक 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 लिखकर वह अपने पत्नी के पास पत्र भेज देते हैं। तो सायरा बानो इतने में उसे कुछ समझ में नहीं आया और उनका दिमाग अपसेट हो गई। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दायर कर दी। रीट दायर करने के बाद कि ये 3 तलाक पर रोक लगाया जाए। यह शिकायत उसने अपने पति के खिलाफ न करके डायरेक्ट सरकार के खिलाफ की थी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 न्यायाधीशों की बेंच तैयार की गई। उसमें 5 न्यायाधीशों द्वारा अपना अपना विचार रखा गया, जिसमें का माननीय 2 न्यायाधीश 3 तलाक के फेवर में हो गए, जिसमें का माननीय न्यायाधीश अर्थात 2 न्यायाधीश इस 3 तलाक के खिलाफ में हो गए। अर्थात उसने ये कहा कि हम किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। अर्थात अभी वर्तमान में लड़की लड़का सब बराबर है, किसी के अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 13 को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि हम किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। इसमें लड़की लड़का सब बराबर हैं। अर्थात विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 जो संविधान के पहले था वो आज प्रभावित हो रहे हैं। अर्थात जो संविधान के पहले था, जो 1937 से अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, लेकिन अब नहीं है। अर्थात संविधान अब बन गया है, इसलिए उनके मूल अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते हैं कहकर इस 3 तलाक के खिलाफ में चले जाते हैं। 5वां नंबर में माननीय न्यायाधीश ये कहते हैं कि यह अन इस्लामिक है। अर्थात यह 12वीं सदी से है, प्रारंभ से नहीं था। यह 12वीं सदी से चला आ रहा है, इसका प्रारंभ शुरू में नहीं था, इसलिए यह अन इस्लामिक है। उसके बाद माननीय न्यायाधीशों में बहुमत हुआ। दो न्यायाधीश पक्ष में थे और 3 विपक्ष में, इसलिए 3 तलाक को बैन किया गया और सन 2017 में ऑर्डर कर दिया और संसद को ये कहा कि इस 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया जाए कि ऐसा अपराध करने पर कितनी दिन की सजा होना चाहिए। यह लिखकर संसद भवन में भेजा जाता है। उसके बाद संसद भवन में सन 2018 तक पारित नहीं किया गया, उसी समय चुनाव हुआ था तो राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। फिर सन 2019 में इसे संसद भवन में पारित कर दिया गया। इसके बाद कुछ महिलाएं इसमें हड़ताल करना चालू कर दी कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अर्थात असंवैधानिक है कहकर हड़ताल करना चालू कर दिए और जो 3 तलाक का बिल है उसे वापस लाया जाए करके। दूसरी तरफ कुछ महिलाएं खुशियां मना रही थी और 3 तलाक के जो बैन लगाया गया है उसके पक्ष में थी। अब यदि कोई 3 बार तलाक करके 3 बार तलाक बोलते हैं और शिकायत करते हैं तो उस अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अब यह एक संज्ञेय अपराध है, इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें शिकायत स्वयं महिला कर सकती हैं एवं उनके रिश्तेदार भी कर सकते हैं।
इसमें जमानत मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा और वो भी महिला की बात सुनने के बाद ही जमानत देंगे कि उसे किस टाइप का प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी बात सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दिया जाएगा। इसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल का किया गया है। इसमें समझौता यदि जज के सामने में किया जाता है तो जज अपने मर्जी से नहीं करेंगे, महिला से ही बोलेंगे कि जाओ उनसे माफ़ी मांग और उनसे पूछ कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है। भले मैं सामने में रहूँगा लेकिन महिला के सहमति के बगैर वो समझौता नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो बच्चे रहेंगे वह महिला के साथ में रहेंगे। इस प्रकार मुस्लिम लॉ के अनुसार निकाह होता है और तलाक होता है, अर्थात तलाक की प्रक्रिया में तलाक ए बिद्दत ही ख़त्म हुआ है, न कि तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। ये दोनों अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म हुआ है तो सिर्फ तलाक ए बिद्दत को ख़त्म किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। कृपया आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर देना।